कोलकाता के एक घर में वो रात किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। आधी रात के बाद इस घर में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक के बाद एक जिंदगी की डोर टूटती गई। चार लोग जानते थे कि उनकी कहानी यहीं खत्म होने वाली है, लेकिन दो मासूम इस डरावने सच से अनजान थे। घर में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन कुछ ऐसा था जो दिखाई नहीं दे रहा था। एक गहरी साजिश, एक आखिरी फैसला और मौत के दरवाजे पर खड़ा एक परिवार। फिर वो पल आया जब सब कुछ बदल गया। लेकिन सवाल ये है, क्या कोई बच पाया? अगर हाँ, तो कैसे? हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। आइए इस रहस्यमयी कहानी को विस्तार से जानते हैं। पूरी कहानी की शुरुआत होती है 16 फरवरी को कोलकाता के इस इलाके की इस 4 मंजिला इमारत से। इस बिल्डिंग में कुल 6 लोग रहते थे, जिनमें एक प्रसून, इसके अलावा प्रसून का बड़ा भाई प्रणय, इसके अलावा उन दोनों की पत्नियां, एक रोमा और दूसरी सुदेशना, और इन दोनों के एक बच्चे, जिनमें एक 14 साल का बच्चा प्रतीप और एक उसकी कजिन, जो दोनों भाई बहन थे। इनका चमड़े का कारोबार था, लेकिन कारोबार में लॉस हुआ और 2023 में इनकी जो फैक्ट्री की कंपनी थी जो लेदर का काम करती थी, उनका रूस से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस था। 2023 में इनके 3 कॉन्ट्रैक्ट रूस से जो थे वह खत्म हो गए। जब यह 3 कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुए तो इन्हें माली तौर पर मुश्किलें आने लगीं, क्योंकि वह बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन अब इन सभी की जिंदगी का लाइफस्टाइल वही था। यह उसी शाही अंदाज में जीते थे। फिर उन्होंने कुछ और काम भी शुरू करने की कोशिश की, उसमें पैसे लगाए, वह भी डूब गए। इन्होंने कुल अलग अलग 6 प्राइवेट बैंकों से लोन लिया और साथ में कुछ फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो अलग अलग कुछ गिरवी रखकर पैसे देती हैं, उनसे भी 2 ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से पैसे लिए और यह कई करोड़ रुपए थे। अब इत्तेफाक से जो नया काम शुरू किया वह भी डूब गया। 3 कॉन्ट्रैक्ट खत्म, हालत खराब हो जाती है। अब इन्हें जो 4 मंजिला इनका मकान देख रहे हैं, ईस्ट कोलकाता के टंगड़ा इलाके में, मजबूरी में इसको भी गिरवी रखना पड़ा। इन्होंने मकान गिरवी रख दिया और उसके जरिए भी पैसे लिए बैंक से। अब बैंक से पैसे ले लिए, लेकिन चुकाने के लिए रकम नहीं थी। बैंक में पैसे नहीं थे, चेक जारी कर दिए, बाउंस होने का खतरा। उधर तकाजा करने वाले लोग लगातार परेशान कर रहे थे। 12 फरवरी से यह लोग अब तक, दोनों भाई, और उन्हें पता था कि एक नहीं, कुल 6 बैंक हैं, 2 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और वे सारे पैसे के लिए मांग कर रहे हैं, और उन्हें यह भी डर था कि कहीं वे घर तक न पहुंच जाएं। फैक्ट्री में तो पहुंचे ही थे। आखिर में यह सोचते सोचते इन्होंने 16 फरवरी को यह कहा कि यह जो तकाजा करने आ रहे हैं, यह पीछा नहीं छोड़ेंगे और यह हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, और हमारे पास इनका मुंह बंद करने के लिए कुछ नहीं है। यहां तक कि घर भी, जो पूरा 4 मंजिला बंगला था, वह भी गिरवी था। तो हमारे सर से यह छत भी छिन जाएगी। अब यह दोनों भाई इन चीजों को लेकर इतने डर गए कि उन्होंने कहा कि फिर क्या रास्ता बचा। उन्होंने कहा कि कोई रास्ता नहीं बचा, बस एक ही रास्ता बचा है। दोनों भाई ने तय किया, ठीक है, एक ही रास्ता बचा है। अब इन दोनों ने अपनी अपनी बीवियों से यह बात की। 16 फरवरी की रात को प्रणय और प्रसून ने अपनी पत्नी, प्रणय ने अपनी पत्नी रोमी से और प्रसून ने अपनी पत्नी सुदेशना से यह शेयर किया कि हमारी माली हालत बहुत खराब है। अब वापस हमारी वह सारी चीजें लौटेंगी नहीं। कर्ज बहुत ज्यादा है, घर गिरवी है, सर से यह भी छिन जाएगा। तो हमारे ये दोनों बच्चे कहाँ जाएंगे? तुम लोग कहाँ जाओगी? और जो बेइज्जती होगी वह अलग। इससे अच्छा है कि क्यों न हम लोग एक आखिरी कदम उठाएं। दोनों पत्नियां अपने पति के सपोर्ट में खड़ी हो गईं। उन्होंने कहा, आप जैसा कहें। अब इत्तेफाक से ये चारों तैयार थे, लेकिन घर में मौजूद 2 और लोग, एक 14 साल का प्रतीप और उसकी कजन प्रणय की बेटी, जो लगभग 13 साल की थी, उन दोनों से यह बात छुपा कर रखी गई। लेकिन 16 फरवरी को जब ये दोनों भाई अपनी अपनी बीवियों से बात कर रहे थे, तब बराबर के कमरे में प्रतीप बैठा हुआ था। उन्हें लगा कि प्रतीप सो चुका है, लेकिन वह जाग रहा था और उसने यह सारी बात सुन ली। उसने यह भी सुन लिया कि पूरा परिवार मरने जा रहा है और उसमें वह और उसकी कजन भी शामिल हैं।
जैसे ही उसने यह सुना, पहले तो उसे अफसोस हुआ, फिर लगा कि नहीं, पापा मम्मी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। कम से कम हम बच्चों के साथ तो नहीं करेंगे। तो उसे लगा कि चलो, यह वहम हो सकता है। उसने कुछ नहीं कहा। अब 17 फरवरी की रात आ गई। अच्छा, जब 16 तारीख को यह बात हुई तो यह तय हुआ कि तरीका क्या होगा। तो उन्होंने कहा, खीर में नींद की गोलियां मिला देंगे और पूरी फैमिली खाएगी। उससे पहले यह हुआ कि और कोई तरीका हो सकता है क्या। फिर यह विचार आया कि 4 मंजिला इमारत की छत से कूद जाएं। लेकिन फिर सोचा कि नहीं, वह प्लान काम नहीं करेगा। क्या पता कोई बच जाए। तो आखिर में चारों पति पत्नी ने मिलकर खीर वाले आइडिया पर आखिरी मुहर लगा दी। अब 17 फरवरी की रात आई। खीर बनी। सभी ने खाया। उसमें नींद की दवा मिली थी। लेकिन जो लड़की थी, प्रणय की बेटी, उसने खाने से मना कर दिया। जब उसने मना किया तो प्रणय खुद कमरे में गया और उसने कहा, खाना पड़ेगा। उसने फिर भी मना किया। इस दौरान प्रतीप को सारी बातें पता थीं, लेकिन उसे लगा कि पापा मम्मी ऐसा नहीं कर सकते। वह इस बात से अनजान था कि आगे क्या होने वाला है। उधर प्रणय ने जबरदस्ती उसके मुंह में वह खीर डाली और उसे पूरा खिला दिया। इसीलिए उसके चेहरे, सीने, पीठ और होठों पर खरोंच के निशान थे, क्योंकि वह जबरदस्ती उसे खिला रहा था। इधर प्रतीप यह सब सुनने के बाद भी भरोसा कर रहा था कि उसके पेरेंट्स ऐसा नहीं करेंगे और उसने वह खीर खा ली। जब उसने देखा कि उसके मम्मी पापा भी खा रहे हैं तो उसे लगा कि सब ठीक है। लेकिन इत्तेफाक की बात यह थी कि उस कजन को छोड़कर बाकी इन पांचों पर उस खीर का असर हुआ ही नहीं। थोड़ी देर बीती। सब नॉर्मल। अब दोनों भाइयों को लगा कि यह गड़बड़ है। खीर का तो कोई असर नहीं हो रहा। उन्होंने प्रतीप से भी पूछा, तुम ठीक हो? उसने कहा, हाँ। उन्हें लगा, यह क्या हो रहा है। इधर प्रतीप ने कहा, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। दोनों भाइयों को लगा कि शायद अब असर हो रहा है। वह अपने कमरे में चला गया। अब इधर इन चारों को लग रहा था कि किसी पर कुछ असर नहीं हो रहा। तो उन्हें लगा कि प्लान फ्लॉप हो गया। फिर प्रणय और प्रसून ने तय किया कि अगर असर नहीं हो रहा तो दूसरा तरीका अपनाते हैं। उन्होंने कहा, अपने अपने ही कट मारते हैं। सुदेशना और रोमी तैयार हो गईं। अब उन्होंने चाकू जैसी चीज उठाई, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई। उनकी हिम्मत जवाब दे गई। दोनों पति देख रहे थे। पत्नियां बेबस थीं। वे पीछे हट गईं, नहीं कर सकते। जब वे पीछे हटीं तो दोनों भाइयों को लगा कि यह क्या, पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। तभी एक भाई आगे बढ़ा और उसने वही चाकू उठाया। उसने 3 वार किए, दोनों हाथों पर और एक गले पर। पहले अपनी पत्नी रोमी के, फिर अपनी भाभी सुदेशना के। वे चीख न पाएं, इसलिए दूसरे भाई ने उस वक्त उनके मुंह पर तकिया रख दिया था ताकि उनकी चीख पड़ोसियों तक न पहुंचे। इस तरह दोनों को 3-3 कट मिले, दोनों हाथों पर और गले पर। अब जब यह हो गया तो प्रणय अपनी बेटी के कमरे में गया। उसने देखा, उसे टटोला। उसे लगा कि वह मर चुकी है। इसके बाद वह अपने भतीजे प्रतीप के कमरे में गया। उसने देखा कि प्रतीप की सांसें चल रही हैं। जब उसे इस बात का एहसास हुआ, उसने तकिया उठाया और प्रतीप के मुंह पर जोर से दबा दिया। काफी देर तक दबाए रखा। इसके बाद उसने देखा, उसकी सांसें रुक चुकी थीं। फिर वह कमरे से बाहर चला गया। उधर कमरे से बाहर जाते ही प्रतीप ने अचानक आंखें खोल दीं। असल में प्रतीप योगा करता था। योगा के दौरान उसने यह हुनर सीख रखा था कि वह काफी देर तक अपनी सांसें रोक सकता है। तो जब तकिए से उसका नाक और मुंह दबाया गया, उसने जानबूझकर अपनी सांसें रोक लीं। जब तकिया हटा तब भी उसे पता था कि अब उसके चाचा उसे चेक करेंगे। तब भी उसने अपनी सांसें रोकी रखी थी। प्रतीप ने धीरे से आंखें खोली। चाचा के कमरे से बाहर जाते ही वह धीरे से उठा और सबसे पहले बराबर के कमरे में गया, जहां उसकी कजन का रूम था। उसने देखा, उसकी कजन मुर्दा पड़ी थी। फिर वह दूसरे रूम में गया। वहां उसने देखा कि उसकी मां और चाची खून से लथपथ पड़ी थीं और दोनों मर चुकी थीं। यह सब देखने के बाद वह अचानक अपने पापा और चाचा को ढूंढने लगा।
वह बालकनी की तरफ बढ़ा और देखा कि दोनों वहीं खड़े थे। अब जैसे ही वे दोनों पलटे और उन्होंने प्रतीप को देखा तो वे हैरान रह गए। उनकी नजर में तो प्रतीप मर चुका था, लेकिन वह उनके सामने खड़ा था। उधर वे दोनों यह बात कर रहे थे कि खीर का असर तो हुआ नहीं, तो अब बालकनी से कूद जाते हैं। फिर उन्हें एहसास हुआ कि प्रतीप का क्या करेंगे। फिर यह हुआ कि नहीं, यह आइडिया ड्रॉप करते हैं और यहां से निकलते हैं। इसके बाद उन्होंने गैराज से 2:55 में गाड़ी निकाली और साथ में प्रतीप को भी बिठा लिया। पहले उनके मन में आया कि इसे घर में ही छोड़ देते हैं, लेकिन फिर सोचा कि बाकी सब तो मर चुके हैं, तो इसे क्यों जिंदा छोड़ा जाए। फिर उन्हें लगा कि इसे साथ ले चलते हैं। पहले उन्हें लगा कि इसे घर के पास छोड़ देंगे, लेकिन फिर सोचा कि यह करेगा क्या, तो उसे गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी में बैठने के बाद वे कोलकाता की सड़कों पर अगले 2 घंटे 40 मिनट तक भटकते रहे। इसके बाद वे गाड़ी को एक मेट्रो पिलर से टकरा देते हैं। फिर पुलिस आती है और उन्हें अस्पताल ले जाती है। आगे की कहानी आपको पता ही है। अब यह पूरा स्टेटमेंट 14 साल के इस बच्चे प्रतीप ने दिया। उसने बताया कि उसकी मम्मी और आंटी को उसके चाचा ने अपने हाथों से चाकू से मारा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी आया कि हाथ की कलाई कटी हुई थी, लेकिन यह खुद से नहीं बल्कि किसी और ने काटी थी, यानी यह एक मर्डर था। जब यह सारी चीजें सामने आ गईं और 14 साल के इस बच्चे का बयान दर्ज हो गया, तो अब यह सीधे सीधे मर्डर केस बन गया। 3 मर्डर हो चुके थे, चौथा भी लगभग तय ही था, लेकिन प्रतीप बच गया। तीनों हॉस्पिटल में हैं, लेकिन अभी तक पुलिस उन्हें अरेस्ट नहीं कर पाई क्योंकि उनकी हालत नाजुक है। लेकिन इस 14 साल के बच्चे की हालत अब दूसरी हो गई है। वह सिर्फ अपने योगा के हुनर से बचा, वरना वह भी 3 की जगह चौथी लाश होता। यह घटना 18 फरवरी की रात की थी। 19 फरवरी की सुबह सभी हॉस्पिटल में थे। अब तक न तो प्रसून और प्रणय को देखने के लिए उनकी फैमिली से कोई आया और न ही सुदेशना और रोमी की फैमिली की तरफ से कोई पहुंचा। किसी ने भी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कोई मदद नहीं की। अब पुलिस के सामने दिक्कत यह है कि इस 14 साल के बच्चे प्रतीप का क्या किया जाए, क्योंकि वह तो विक्टिम है, गुनहगार नहीं। और अगर होता भी तो वह माइनर था। लेकिन वह है ही नहीं, वह तो किसी तरह बच गया, वरना वह भी मर चुका होता। अब इस बच्चे को कहाँ रखा जाए, किसके हवाले किया जाए। माँ और चाची मर चुकी हैं, पिता और चाचा जेल जाने वाले हैं। उसे जेल में तो ले जाया नहीं जा सकता। मकान गिरवी है, बाकी सारी चीजें अस्त व्यस्त हैं। तो इस बच्चे का पालनहार कौन होगा? कोलकाता पुलिस इसको लेकर कुछ और रिश्तेदारों से अभी भी बातचीत कर रही है। उधर डॉक्टर कह रहे हैं कि इस बच्चे को इस वक्त ट्रीटमेंट की जरूरत है। वह बहुत डरा और सहमा हुआ है। उसके दिमाग पर असर पड़ा है। एक तो उसे अच्छी परवरिश की जरूरत है, और जब तक कोई करीबी रिश्तेदार नहीं होगा तब तक शायद उसके दिमाग से ये सारी बातें निकाली नहीं जा सकती। लेकिन वह करीबी कौन होगा? पुलिस कोशिश कर रही है कि उसकी मां की साइड से कोई ऐसा रिश्तेदार आगे आए और उसे अपने साथ ले जाए। अगर कोई नहीं आता तो फिर उसे किसी एनजीओ या किसी और जगह भेजना पड़ेगा। इस पूरी कहानी का सबसे अफसोसजनक पहलू यह है कि जिस बच्चे ने अपने घर में 3 लाशें देखीं, जो खुद लगभग लाश बनने वाला था, अब उसके पिता और चाचा जेल जाएंगे। उसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन वह कहाँ जाएगा, क्या करेगा? पिता और चाचा ने शायद उसकी हालत ऐसी कर दी है कि अब कानूनी रूप से भी सवाल उठेंगे कि जो कुछ गिरवी है उसमें उसे कुछ मिलेगा या नहीं। बैंक की शर्तें क्या कहती हैं? क्या टर्म्स एंड कंडीशंस उसे कुछ देने की इजाजत देंगी? बहुत सारी चीजें अभी भी अंधेरे में हैं। काश ऐसा न हुआ होता, लेकिन अब कुछ किया नहीं जा सकता। जिंदगी बहुत अनमोल होती है, लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती हैं तब लोग सोचते हैं कि आखिर क्यों। अब बस यही सवाल बचा है कि इस 14 साल के बच्चे प्रतीप का भविष्य क्या होगा। उसकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई। इस अफसोसजनक कहानी यही खत्म होती है। जीवन में आर्थिक समस्याएं आती जाती हैं, लेकिन कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं कि उसका हल न निकले। सही समय पर सलाह लें, मदद मांगें और धैर्य रखें। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन जीवन नहीं। हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है, बस हिम्मत बनाए रखें।